हाय स्टूडेंट्स, आज आप केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक कोशिका में जो उपस्थित लिक्विड है, तरल है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ प्रायः गहरे रंग का गोल आकृति का कोशिकांग पाया जाता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक प्रायः एक कोशिका में एक ही उपस्थित होता है। एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कुछ पौधों की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा नामक शैवाल है, जो कि पादप में आते हैं। क्लेडोफोरा नामक शैवाल में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो केंद्रक कोशिका में कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गहरे रंग का गोल संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक एक कोशिका में एक ही उपस्थित होता है, परंतु कुछ पौधों की कोशिकाओं में, जैसे कि क्लेडोफोरा नामक शैवाल में, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होता है। इसकी संरचना देखेंगे। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं। राउंडेड बोले, गोल आकृति होती है इसकी, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा, मतलब दोहरी झिल्ली होती है इसमें। और जो बाह्य परत है, उससे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक की बाह्य परत से जुड़ी हुई होती है, जिसमें मैं बताई थी कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, वो केंद्रक के बाहरी परत से जुड़ी होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ जो होती है, उसी पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं, केंद्रक दो परत से मिलकर बना होता है। एक होता है बाहरी परत, बाह्य, जिसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और इनर को, अंतः को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली होती है। बाह्य परत और अंतः परत, दोनों के बीच जो स्पेस होता है, केंद्रक कला, दोनों झिल्लियों को मिलाकर कहेंगे केंद्रक कला, या इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली दोनों को मिलाकर कहा जाता है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अंतः और बाह्य झिल्ली के मध्य
जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है खाली, उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। परिकेंद्रीय स्पेस, परिकेंद्रीय स्थान, परिकेंद्रीय स्थान। दोनों झिल्ली के मध्य जो खाली स्थान है उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, परिकेंद्रीय स्थान। और जो बाह्य झिल्ली होती है बेटा, बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली, दोनों की जो मोटाई होती है 90 एंगस्ट्रॉम होती है। और दोनों झिल्ली के बीच की जो दूरी होती है वो 200 to 400 एंगस्ट्रॉम होती है। 200 से 400 एंगस्ट्रॉम दोनों झिल्ली के बीच की, दोनों झिल्ली के बीच जो खाली स्थान है उस पेरीन्यूक्लियर स्पेस की दूरी है 200 से 400 एंगस्ट्रॉम। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली जो होती है ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी केंद्रक कला, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट पार्ट केंद्रक का बन गया। अब इसके बाद जो पार्ट है वो है केंद्रक के अंदर जो तरल उपस्थित है उसे क्या कहेंगे हम? तरल जो उपस्थित है, लिक्विड, उसे कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या इसे कहेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में उपस्थित तरल को, द्रव्य को केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के बाद जो बीच में गोल संरचना होती है संघन, उसे कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं उसे? केंद्रिका कहते हैं, या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका के चारों तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म में, उस केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचना उपस्थित होती है। धागे जैसी संरचना उपस्थित होती है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। इसे क्या कहते हैं बेटा? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन तंतु। तो आपने केंद्रक की संरचना जब देखे, ये 4 भागों से मिलकर बना। पहला तो केंद्रक कला, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन आ रही हैं। दोनों झिल्लियों की जो मोटाई है वो 90 एंगस्ट्रॉम है। दोनों झिल्ली के बीच की दूरी जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम है। और ये जो लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली, ये वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक में उपस्थित पारदर्शी तरल को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। पारदर्शी तरल को जो कि केंद्रक के अंदर उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में छोटे छोटे धागे नुमा संरचना होती है जो कि स्टेन करने पर ये विशेष रंजकों से रंगते हैं और ये मोटे मोटे या छोटे छोटे धागे जिससे संरचना स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन फाइबर वास्तव में किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड से, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए के अणुओं के संयुक्त से बनते हैं।
ये जो क्रोमैटिन तंतु होते हैं ये प्रोटीन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अणुओं के संयुग्मन से बनते हैं जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। उसके बाद हेडिंग आ जाएगी आपकी केंद्रिका, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये केंद्रक द्रव्य में उपस्थित छोटी संघन संरचना होती है जो कि ये राइबोसोम का निर्माण करती है। राइबोसोम का निर्माण करती है, प्रोटीन के साथ संयुक्त होती है। केंद्रिका प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर राइबोसोम का निर्माण करती है। इसी कारण केंद्रिका को क्या कहते हैं? राइबोसोम की उत्पादन मशीन कहते हैं। राइबोसोम की उत्पादन मशीन कहते हैं क्योंकि केंद्रिका में ही राइबोसोम का निर्माण होता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो प्रोटीन के संयुग्मन से केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम के उत्पादन का मशीन कहते हैं। अब आप देखते हैं केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एक चीज और, जो केंद्रक की बाहरी परत अंतःपरत है, बाहरी परत जो होती है केंद्रक का वो छिद्रयुक्त होती है ताकि कोशिका में उपस्थित, ये कोशिका है, कोशिका में उपस्थित जो कोशिका द्रव्य है उसमें उपस्थित पदार्थों का आवागमन केंद्रक में होता रहे। जो केंद्रक की झिल्ली होती है वो छिद्रयुक्त होती है और कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य में पदार्थों का आवागमन होता रहे। अब आप देखते हैं केंद्रक के कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के कार्य, केंद्रक क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, या यूं कहिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं, क्योंकि नियंत्रण कक्ष कहते हैं, क्योंकि यह सभी कोशिकाओं की सभी एक्टिविटी को, सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल रूम कहते हैं, नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। तो केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है, या कोशिकाओं में होने वाली एक्टिविटी को, क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन का निर्माण करता है, प्रेरित करता है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, इसमें उपस्थित क्रोमैटिन तंतु जिसमें जीन्स उपस्थित होते हैं उनके कारण आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम के द्वारा होता है, क्रोमैटिन तंतु क्रोमोसोम के द्वारा होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।